सीतापुर गांव में मनोहर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सरिता एक सीधी सादी और समझदार स्त्री थी। उनके 2 बेटे थे, अमित और सुमित। दोनों ही बहुत आलसी थे और किसी भी काम को करने से बचते थे। मनोहर एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के कारण उसे अपने बेटों की मदद की जरूरत थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे घर के आंगन में फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग चुका था, लेकिन मनोहर के घर में अब भी सन्नाटा पसरा था। अरे सुनती हो? देखो, सुबह के 9 बज गए हैं और ये दोनों अब तक सो रहे हैं। इन आलसियों को उठाओ, गाय के लिए चारा लाने को कहो। दोनों में से कोई एक तो जाएगा। अजी, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्चे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। धीरे धीरे? कब? जब मैं पूरी तरह से थक जाऊं। देखो, मैं सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता हूं, घर का भी ख्याल रखता हूं, और ये दोनों बस सोते रहते हैं। ऐसा कौन सा कर्म किया था मैंने जो मुझे ऐसे आलसी बेटे मिले? बस ज्यादा मत सोचिए। मैं किसी एक को भेज दूंगी चारा लेने। आप काम पर जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, लकड़ियाँ सही से रख लो। कुछ महीने बाद बारिश आएगी और तब हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। अभी से संभाल कर रखोगी तो बाद में आराम रहेगा। जी, मैं ध्यान रखूंगी। पता नहीं ये लड़के कब समझेंगे। मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं होती। बस एक दिन तो ऐसा आए कि मैं चैन से बैठ सकूं। ये तो मैं भी सोच रही हूँ, पता नहीं ये कब आपकी मदद करेंगे। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम गाय के चारे के लिए कह देना। ठीक है जी, ध्यान से जाना। गांव के अन्य लोग सुबह सुबह अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन अमित और सुमित अभी भी सो रहे थे। बेटा अमित, सुमित, उठो बेटा, बहुत समय हो गया। इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा ने कहा है कि गाय के लिए चारा ले आओ। दोनों में से कोई एक चला जाए। हे भगवान, कैसी जिंदगी दे दी है। उठूंगा तो काम भी मिलेगा। अच्छा हुआ माँ पहले ही बता दिया कि चारा लाना है, अब तो बिल्कुल नहीं उठूंगा। भगवान, सुबह सुबह चारा लाने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि मैं इस घर का नौकर हूँ। मैं तो नहीं उठने वाला। माँ, अभी सोने दो ना, बाद में ले आऊंगा चारा। हाँ माँ, वैसे भी इतनी जल्दी क्या है? अब तो हद हो गई। न मैं रोज रोज तुम्हारी मनमानी सहूंगी और न तुम्हारे पापा को परेशान होते देखूंगी। मुझे ही जाना पड़ेगा चारा लाने। सरिता गुस्से में उठकर बाहर चली जाती है। अमित और सुमित एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक दिन मनोहर खेत से लौटते समय बेहद थका हुआ महसूस करता है। तेज धूप और लगातार मेहनत के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। वह किसी तरह घर पहुंचता है और चारपाई पर बैठ जाता है। सरिता, पानी लाओ, सिर बहुत भारी लग रहा है। क्या हुआ जी? आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? ठहरो, मैं कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ। नहीं, बस कुछ देर आराम करने दो, शायद धूप ज्यादा लग गई है। इतना कहकर वह चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। अमित, सुमित, जल्दी आओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अमित और सुमित, जो अब तक बाहर बैठे आराम कर रहे थे, अनमने भाव से घर के अंदर आते हैं। क्या हुआ माँ? पापा तो रोज ही थक जाते हैं, आज भी वैसा ही होगा। हाँ माँ, आप तो हमेशा चिंता करती हो। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझोगे।
देखो तुम्हारे पापा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाओ। अब अमित और सुमित के चेहरे पर हल्की चिंता उभरती है। वे पहली बार देखते हैं कि उनके पिता सच में बहुत बीमार लग रहे हैं। वे भागते हुए गांव के वैद्य जी को बुलाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमित और सुमित गांव के वैद्य जी को लेकर आते हैं। सरिता घबराई हुई खड़ी होती है, जबकि मनोहर की हालत और खराब हो चुकी होती है। इनकी हालत बहुत नाजुक है। ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। लेकिन गांव में हमारे पास इतना अच्छा इलाज नहीं है। इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। शहर पर वैद्य जी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम शहर जाकर इलाज करवा सकें। समझ सकता हूं बहू, लेकिन समय निकलता जा रहा है। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। सरिता के चेहरे पर चिंता और बेबसी झलकने लगती है। वह अमित और सुमित की ओर देखती है, जो अब भी चुपचाप खड़े होते हैं। अब क्या करें? तुम्हारे पापा की जान खतरे में है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि उन्हें शहर ले जा सकूं। अमित और सुमित पहली बार इतनी गंभीरता से सोचते हैं। वे अब तक अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज करते आए थे, लेकिन आज जब उनके पिता की जान पर बन आई तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हाँ माँ, हमें किसी से उधार लेना होगा या कोई और उपाय सोचना होगा। पापा को ऐसे नहीं छोड़ सकते। माँ, हमें कुछ करना होगा। हम पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। सरिता की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागती है। ठीक है, तुम दोनों जाओ और किसी से मदद मांगो। मैं तब तक तुम्हारे पापा का ख्याल रखती हूँ। अमित और सुमित गांव में दौड़ते हुए एक एक घर जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ ताने और बेरुखी ही मिलती है। उनकी आंखों में अपने पिता को बचाने की चिंता है, लेकिन गांव के लोग उनकी हालत देखकर भी कोई मदद करने को तैयार नहीं होते। अमित और सुमित सबसे पहले गांव के सबसे बड़े बनिए लाला जी के पास जाते हैं। लाला जी अपनी दुकान पर बैठे हिसाब किताब कर रहे होते हैं। लाला जी, हमें थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। पैसे? तुम दोनों ने आज तक कोई काम धंधा किया नहीं, बस बाप के पैसों पर ऐश करते रहे। अब जब मुसीबत आई तो दूसरों से भीख मांग रहे हो। ऐसा मत कहिए लाला जी, हम सच में बहुत परेशानी में हैं। जैसे ही हम कमा लेंगे आपका उधार चुका देंगे। कमाओगे कब? तुम दोनों तो काम करने के नाम पर मुंह चुराते हो। अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो पैसे लौटाएगा कौन? अब वे गांव के बड़े किसान चौधरी रामपाल के पास जाते हैं। वह अपने घर के आंगन में बैठे हुक्का पी रहे होते हैं। चौधरी जी, हमें थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। पापा बहुत बीमार हैं, हमें उन्हें शहर ले जाना होगा। हम जैसे ही पैसे का इंतजाम करेंगे आपका कर्ज चुका देंगे। हा 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 हा, उधार? तुमसे? देखो भाई, उधार उन्हीं को दिया जाता है जो उसे चुका सके। तुम दोनों तो निकम्मे हो। अब तक अपने बूढ़े बाप के पैसों पर पल रहे हो। तुम्हारे पास कोई काम नहीं, कोई जरिया नहीं। फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा पैसा लौटाओगे? हम वादा करते हैं चौधरी जी, हम मेहनत करेंगे, खेतों में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका पैसा लौटा देंगे। अब मेहनत करने की बात कर रहे हो? जब करने का समय था तब मटर गश्ती कर रहे थे। अब भुगतो अपनी करनी का फल। अमित और सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे चुपचाप वहां से चले जाते हैं। हरिया काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनका अमित और सुमित बहुत सम्मान करते हैं। वे उम्मीद लेकर उनके घर पहुंचते हैं। हरिया काका, हमें आपकी मदद चाहिए।
पापा की तबीयत बहुत खराब है। हमें पैसे चाहिए ताकि हम उन्हें शहर ले जा सके। बेटा, मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और फिर तुम्हें तो पता ही है, गांव में कोई किसी को बिना भरोसे के पैसा नहीं देता। काका, हम सच में बहुत परेशान हैं। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। हम अपने पापा को मरते हुए नहीं देख सकते। बेटा, लोग तुम्हें इसलिए पैसे नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारी छवि ही ऐसी बन गई है। अब तक तुमने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, कभी मेहनत नहीं की, बस मस्ती में जिए। और जब मुसीबत आई तो लोग भरोसा कैसे करें? हरिया काका की बातों ने अमित और सुमित को अंदर तक झकझोर दिया। वे समझ गए कि उनकी लापरवाही का ही ये नतीजा है कि आज कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं। गांव के कई घरों में जाने के बाद भी उन्हें कोई उधार नहीं देता। हर कोई ताने मारता है और उनकी लापरवाही के लिए उन्हें ही दोषी ठहराता है। निराश होकर दोनों भाई घर लौटते हैं, जहां सरिता अब भी रोती हुई अपने पति की देखभाल कर रही होती है। क्या हुआ, पैसे मिले? नहीं माँ, किसी ने भी मदद नहीं की। सबने बस ताने ही मारे। माँ, हमें माफ कर दो। हम सच में निकम्मे थे। अब हमें समझ आ रहा है कि हमने अपनी जिंदगी बेकार कर दी। गांव के हर दरवाजे से निराश लौटने के बाद अमित और सुमित को रात भर नींद नहीं आई। उनके पिता की बिगड़ती हालत और पैसों की चिंता ने उनकी आंखों से नींद छीन ली थी। इधर सरिता भी बेहद चिंतित थी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मनोहर को थी, जिसे अब लगने लगा था कि उसका अंत निकट है। चारपाई पर लेटे मनोहर धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसकी आवाज कमजोर हो चुकी थी। सरिता पास बैठी थी। उसके चेहरे पर दुख और डर साफ झलक रहा था। सरिता, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। ऐसा मत कहिए जी, कुछ नहीं होगा आपको। देखिए, मैं हूं आपके पास। हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। मनोहर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। सरिता, मुझे अपने मरने का दुख नहीं है। जीवन मरण तो विधि का विधान है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि तुम्हारा और इस घर का क्या होगा। अमित और सुमित अब भी जिम्मेदार नहीं बने। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद वे तुम्हें भी काम पर भेज देंगे और खुद घर में बैठे ऐश करेंगे। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सरिता का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि मनोहर जो कह रहा है उसमें सच्चाई थी, लेकिन वह अपने बेटों पर विश्वास करना चाहती थी। नहीं जी, ऐसा मत सोचिए। हमारे बेटे धीरे धीरे बदल रहे हैं। वे भी अब समझ रहे हैं कि जिंदगी का मतलब सिर्फ मस्ती करना नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी होता है। मुझे विश्वास है वे आपको कुछ नहीं होने देंगे। यह सब बातें बोलते समय अमित और सुमित, जो पास ही एक कोने में चुपचाप लेटे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे यह सब सुन रहे थे। मनोहर की बातें उनके दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता को सबसे ज्यादा चिंता उनके गैर जिम्मेदार होने की है, न कि अपनी मौत की। भाई, हमने सच में बहुत बड़ी गलती की है। पापा को हम पर भरोसा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हम माँ को भी काम पर भेज देंगे और खुद आराम करेंगे। हाँ भाई, हम अब तक कितने लापरवाह थे। जब पापा के सहारे सब कुछ चल रहा था, तब हमें कोई चिंता नहीं थी। अब जब उन पर मुसीबत आई तो हम कुछ नहीं कर पाए। हमें अब कुछ करना ही होगा। अब अमित और सुमित के दिल में एक नई आग जल चुकी थी। वे अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मनोहर की हालत और बिगड़ चुकी थी। सरिता आंखों में आंसू लिए बैठी थी। तभी अमित और सुमित उठे और अपनी मां के पास आए। माँ, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें पापा को बचाना है। हमें अभी पैसे का इंतजाम करना होगा। हाँ माँ,
हम अब कोई बहाना नहीं बनाएंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन पापा का इलाज करवा कर ही दम लेंगे। सरिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये वही बेटे थे जो कल तक किसी भी जिम्मेदारी से भागते थे और आज वे खुद आगे बढ़कर कुछ करने की बात कर रहे थे। बेटा, लेकिन पैसे का इंतजाम कैसे होगा? गांव में तो कोई उधार भी नहीं दे रहा। अमित और सुमित ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर अमित बोला, माँ, अगर कोई हमें उधार नहीं देगा तो हम खुद मेहनत करके पैसे कमाएंगे। चाहे खेतों में मजदूरी करनी पड़े, चाहे गांव के बाहर जाकर काम करना पड़े, हम कुछ भी करेंगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे जो भी काम मिलेगा करेंगे और पैसे जुटाएंगे। अमित और सुमित ने अपने पिता की बिगड़ती हालत देखकर गांव में मेहनत मजदूरी करने का फैसला कर लिया था। वे सुबह जल्दी उठते और खेतों में मजदूरी करने चले जाते। दोनों ने जीवन में पहली बार महसूस किया कि मेहनत करना कितना मुश्किल होता है। गर्मी की तेज धूप में दोनों दिन भर खेतों में काम करते रहे। खेतों में पानी लगाना, फसल काटना, लकड़ियां ढोना, जो भी काम मिलता वे बिना किसी शर्म के करते। गांव के कुछ लोग जो कल तक उन्हें ताने मार रहे थे, अब हैरानी से देख रहे थे कि वे सच में बदल चुके हैं। शाम होते होते दोनों थक कर चूर हो चुके थे। उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन जब मालिक ने उन्हें मेहनताने के तौर पर 200 रुपए दिए तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पहली बार उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई हाथ में ली थी। वे जल्दी से घर पहुंचे और पैसे मां को सौंप दिए। सरिता ने पैसे लिए और आंसू भरी आंखों से अपने बेटों को देखा। बेटा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है कि तुमने मेहनत करना सीखा, लेकिन सिर्फ 200 रुपये से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा का इलाज करवाने के लिए हमें 1 लाख रुपये की जरूरत है। इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। अमित और सुमित की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे समझ चुके थे कि सिर्फ मेहनत से इतने पैसे जल्दी जमा करना मुश्किल होगा। वे अपने पिता के पास गए, जो कमजोर हालत में चारपाई पर लेटे थे। पापा, हमने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। हमने कभी आपकी बात नहीं मानी, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि हमने कितना समय बर्बाद किया है। हम आपको खोना नहीं चाहते। कृपया हमें माफ कर दीजिए। पापा, अब समय बहुत कम है। हम जितना भी मेहनत कर लें, इतने पैसे जल्दी जमा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने एक फैसला लिया है। मनोहर ने कमजोर आंखों से अपने बेटों की ओर देखा। उन्हें पहली बार लग रहा था कि उनके बेटे सच में बदल चुके हैं। कैसा फैसला बेटा? हमारे पास एक ही रास्ता बचा है पापा। हमारे पास जो थोड़ा बहुत खेत है उसे गिरवी रख देते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम मेहनत करके पैसा कमाएंगे और फिर अपना खेत वापस छुड़ा लेंगे। मनोहर यह सुनकर चौंक गए। वह जानते थे कि खेत ही उनकी अंतिम पूंजी थी। उन्होंने वर्षों की मेहनत से उसे संभाला था, लेकिन अपने बेटों के बदले हुए चेहरे और उनकी आंखों में चमक देखकर उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। अगर तुम दोनों को भरोसा है कि तुम मेहनत करके खेत वापस ले सकोगे, तो मैं भी तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ, खेत गिरवी रख दो और पैसे का इंतजाम करो। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यह उनके पति की जिंदगी का सवाल था। अमित और सुमित ने ठान लिया था कि वे अपने पिता के इलाज के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। उन्होंने अपने खेत गिरवी रखने का फैसला कर लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव में जमीन गिरवी रखने के लिए भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे। कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि वे अपनी जमीन छुड़ा पाएंगे। गांव के बड़े जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के पास जाकर उन्होंने अपने खेत गिरवी रखने की बात रखी। ठाकुर का बड़ा सा घर था, जहां हमेशा गांव के कुछ लोग आते जाते रहते थे। अमित और सुमित उनके दरवाजे पर पहुंचे। ठाकुर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने दोनों को देखा और ठंडी हंसी हंसी। अरे, ये आलसी लड़के यहाँ कैसे?
सुना है अब तुम दोनों मेहनत करने लगे हो। हाँ ठाकुर साहब, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हम अपने पिता का इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम अपना खेत आपके पास गिरवी रखना चाहते हैं। बदले में हमें 1 लाख रुपए उधार चाहिए। ठाकुर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए। तुम लोग अपने खेत वापस छुड़ाने की सोच रहे हो। ये तो तब होगा जब तुम सच में मेहनत कर सकोगे। ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए उधार दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर 1 साल के अंदर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर पाए तो यह खेत मेरा हो जाएगा। अमित और सुमित ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें आपकी शर्त मंजूर है ठाकुर साहब। हम मेहनत करेंगे और आपका पैसा लौट आएंगे। ठाकुर ने हंसते हुए दस्तावेज तैयार करवाए और दोनों भाइयों से उस पर अंगूठे के निशान लगवाए। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए उनके हाथ में थमा दिए। पहली बार उनके हाथ में इतनी बड़ी रकम थी, लेकिन यह उनके पिता की जान बचाने के लिए थी। अमित और सुमित बिना देर किए घर पहुंचे। उन्होंने पैसे सरिता को दिए, जो यह देखकर रो पड़ी। बेटा, तुम दोनों ने ये बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जमीन वापस जरूर लोगे। वे तुरंत अपने पिता को बैलगाड़ी में बैठाकर शहर के अस्पताल की ओर रवाना हुए। सफर लंबा था, लेकिन उनके मन में बस एक ही बात थी, किसी भी हाल में अपने पिता को बचाना है। शहर पहुंचकर उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज संभव है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे मनोहर की हालत सुधरने लगी। यह देखकर अमित, सुमित और सरिता की खुशी का ठिकाना न रहा। जब मनोहर को अस्पताल से छुट्टी मिली, तब तक उनके पास बचे हुए पैसे खत्म होने लगे थे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी खेत वापस छुड़ाने के लिए 1 साल में 1 लाख रुपए जुटाना। अमित और सुमित ने फैसला किया कि वे अब अपने गांव में नहीं, बल्कि शहर में काम करेंगे ताकि ज्यादा पैसे कमा सकें। उन्होंने शहर में मजदूरी करनी शुरू कर दी। वे दिन रात मेहनत करने लगे। कभी ईंट गारा उठाते, कभी किसी दुकान में सामान ढोते और कभी सड़कों पर पसीना बहाते। धीरे धीरे उन्होंने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। 1 साल बाद समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया। अमित और सुमित ने अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए जमा कर लिए थे। अब वे ठाकुर के पास वापस जाने को तैयार थे। गांव पहुंचकर वे सीधा ठाकुर के घर पहुंचे। ठाकुर उन्हें देखकर चौंक गया। अरे, तुम लोग वापस आ गए, और वो भी पैसे लेकर? अमित ने एक थैली आगे बढ़ाई जिसमें पूरे 1 लाख रुपए थे। हाँ ठाकुर साहब, हमने आपकी शर्त पूरी कर दी। ये लीजिए आपके पैसे। अब हमारे खेत के कागजात हमें लौटा दीजिए। ठाकुर को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लड़के थे जिन्हें कभी गांव वाले आलसी कहते थे। उसने दस्तावेज निकाले और उन्हें दे दिए। तुम दोनों ने जो किया वह आसान नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने खेत वापस ले सकोगे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अमित और सुमित ने अपने खेत वापस ले लिए हैं। गांव के सभी लोग अब उनकी तारीफ कर रहे थे। वे जो कल तक उन्हें ताने मारते थे, आज उनकी मेहनत और बदलाव की मिसाल देने लगे। मनोहर अपने घर वापस आए और अपनी जमीन को फिर से देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बेटों, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मुझे अब चैन की नींद आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बेटे अब जिम्मेदार हो चुके हैं। सरिता ने अपने बेटों को गले लगा लिया। तुम दोनों ने अपने पिता को ही नहीं, इस घर को भी बचा लिया। अब कोई भी हमें कमजोर नहीं समझेगा। गांव में अब अमित और सुमित की नई पहचान बन चुकी थी। वे मेहनती और जिम्मेदार युवक बन चुके थे और अब पूरा गांव उनका सम्मान करता था। मेहनत, हिम्मत और संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
आलस्य छोड़कर अगर इंसान मेहनत करने लगे तो वह अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।